हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, कंटिन्यू ये क्लास जो हमारा सीटेट के लिए चल रहा है, आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा होने वाला है। आज मैं जो कि 21 दिसंबर का जो पेपर हुआ है ऑनलाइन पेपर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो सेशन चल रहा है बस ओनली बस केवल पेडागोजी के लिए चल रहा है, ठीक है ना। जितने भी सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आपके हैं, जिसमें संस्कृत को छोड़ के बाकी 4 सब्जेक्ट का जो पेडागोजी है सब यहाँ पे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ रिवीजन के तौर पे। एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा क्या है 21 तारीख का आज ये है 21 दिसंबर का हमारा पेपर है। और इसमें हम क्या है, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, सबकी पेडागोजी 15-15 से 20-20 नंबर की आती है। सब पेडागोजी के बारे में हम बात एक तरफ से बात करेंगे। तो जिसमें आज हमारा ये पहला क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, और जो मैंने पहले ही नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो मैं पहले से लिखवा चुका हूँ, आपने पहले वीडियो में देखा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो मैंने लिखवाया है उसको बहुत अध्ययन करिए, बहुत ध्यानपूर्वक। सुबह शाम दवाई के रूप में पढ़ते रहिए उसको। जैसे सुबह शाम खाना खाते हैं, दवा खाते हैं ना, उसी तरह जब भी पढ़ना स्टार्ट करें पेडागोजी तो पहले उसको एक बार आप देख लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपके अंदर क्वेश्चन करने के लिए कैपेसिटी बन जाएगी। और नेगेटिव पॉजिटिव से क्या होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्वेश्चन नहीं समझ में आते, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन को हम डिलीट कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन को इरेज कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है आप रीड भी कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है भैया, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। यहाँ पे भैया क्या लिखा है कि कहाँ पे सीखते हैं। स्कूल की बात आई ना। आप अच्छी तरह जानते हैं स्कूल जो होता है एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित विषय वस्तु। तो कहीं न कहीं आपको ये अगर हिंदी में, आप तो है यहाँ साइकोलॉजी में, लेकिन कहीं कहीं अगर हिंदी से देखेंगे तो कहीं न कहीं अधिगम की बात कर रहा है, कहीं न कहीं किसकी बात कर रहा है, कहीं न कहीं भैया ये अधिगम की बात कर रहा है। तो अधिगम की बात समझ में आ गई। परिपक्वता से कोई सेंस नहीं निकलेगा यहाँ से। निष्क्रिय से तो पहले ही गलत हो गया, रॉन्ग। प्राथमिक समाजीकरण, अच्छा प्राथमिक समाजीकरण भैया क्या होता है, परिवार होता है। ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक जो करता है, जो पहला चरण जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक जो बच्चा जो कि पहला सामाजिक पाठ अपने कहाँ पढ़ता है, अपने परिवार में पढ़ता है। और वो क्या होता है, औपचारिक नहीं होता है, अनौपचारिक ठीक है। बालक की जो पहली शिक्षिका होती है उसकी माता होती है। बालक का जो पहली शिक्षिका होती है उसकी माता होती है। और पहला पाठ जो सामाजिकरण का अपने परिवार में पढ़ता है, और दूसरा क्या होता है, अपने विद्यालय में। और जो परिवार में पढ़ता है भैया, परिवार में क्या होता है, और अनौपचारिक होता है। परिवार में क्या होता है, अनौपचारिक होता है। लेकिन जब विद्यालय में चला जाता है तो क्या होता है, वो औपचारिक हो जाता है। औपचारिक का मतलब आप समझ ही सकते हैं। ठीक, औपचारिक का मतलब हो गया अधिगम, अनौपचारिक का न पकड़े मतलब अर्जन। तो कहीं ना कहीं हमारा प्राथमिक वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्कूल की बात किया तो द्वितीय वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे सही हुआ। तो द्वितीय वाला कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट पढ़िए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सारा दिन पढ़ाते पढ़ाते गला दर्द करने लगता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जिसके पास समय है वो अपना स्लो करके बाद में देख लेगा। जिसको लग रहा है कि नहीं सर बहुत फास्ट आप पढ़ा रहे हैं, तो आप उसे स्लो करके देख सकते हैं अपना यूट्यूब पे, ठीक है। तो समस्या नहीं है फास्ट और स्लो की। हाँ, बातें हैं समझने की, बात ना समझ में तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया, अगला क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है। सहपाठियों द्वारा अधिगम बढ़ाने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन है। अब वो क्या कह रही है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराती है, और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देना है, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। और निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन कर रहा है, मतलब कौन सपोर्ट कर रहा है। सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड कहीं ना कहीं कोई बातें नहीं हुई आपसे। लेवाइगोस्की, अरे आप तो पहले ही जान रहे हैं। भाषा की बात किसने किया है, क्या सिखा रहा है, तो लेवाइगोस्की। लॉरेंस कॉल्वर, नैतिकता, कहीं बातें नहीं हो रही। BF स्किनर, कहीं बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, लेवाइगोस्की। किसी कोई शक इसमें,
तो यहाँ पे मेरा क्या सही होने वाला है, लेवाइगोस्की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने की क्षमता को अब क्या है, बालक, अब यहाँ पे सहपाठियों से पकड़िए ना भैया, सहपाठियों। अब आपने देखा होगा कि लेवाइगोस्की में क्या है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके बच्चा क्या है, भाषा सीखता है। और वो भी अपने उसमें एक चीज़ और आप ये भी पढ़े होंगे, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। बच्चा उसी आदमी सीखना चाहता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो ना, बच्चा उसी आदमी सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो, अन्यथा उससे सीखना नहीं चाहेगा। और किससे सीखेगा, या तो अपने सहपाठी, या तो किससे, अपने से समवयस्क, ठीक है, अपने से बड़े लोगों से सीखेगा या अपने सहपाठियों के साथ सीखेगा, लेकिन जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा उसे सीखेगा। आप जेडपीडी भी यहीं पे पढ़े होंगे अच्छे से, इसके फोल्डिंग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया, अगला क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसको रीड करिए। चले, इसमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण है, किसका भैया, पाठ का उदाहरण कौन सा है इसमें। अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन करना। अच्छा, पाठ का उदाहरण नहीं है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस जोड़ने हैं, तो कहीं ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, आपको रटना दिख गया, रटना हमेशा नेगेटिव सेंटेंस है, कहीं ना कहीं ये हमारी बात सही हो जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं लगानी थी, ये क्वेश्चन हमने गलत ले लिया था, इसको लेना ही नहीं चाहिए था हमको, समय को बर्बाद किया कहीं ना कहीं। आप ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं लेंगे, ठीक है, जो चीज़ें नहीं आती उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये भी लेने लायक क्वेश्चन नहीं था, फिर भी हम ले लिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पद्धति का एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कौन संरचनावादी को रोक रहा है, मतलब सृजनात्मकता को कौन रोक रहा है, किसको, सृजनात्मकता को कौन रोक रहा है, कौन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या है रोक रहा है, कौन सोचने के लिए क्या है किसी कार्य को करने को कौन बाधित कर रहा है, इस बात पे ध्यान देना है। आपको नेगेटिव ढूंढना है। बहुआयामी प्रोत्साहन सही है, सामूहिक सहयोगी ये भी बात सही है, प्रयोगात्मक ये भी बात सही है, वेधन या दोहराना, जब किसी चीज़ को बार बार आप दोहराएंगे तो आपके अंदर सृजनात्मकता भैया कहाँ से आएगी, तो ये गलत है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेधन भले आपको ना समझ में आए, लेकिन दोहराना आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। किसी चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो क्या होगा, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे भैया, आगे नहीं सोच पाएंगे ज़्यादा। तो जब सृजनात्मक सोच तभी आती है जब करके बच्चा सीखता है। हमने कक्षा में बहुत बार बोला इस चीज़ को। आगे एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए भैया, संरचनावादी, अभी आप पढ़े ना, संरचनावादी जहाँ सृजन करने की बात आएगी। ये संकलनात्मक मूल्यांकन है, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी और मानकृत हमने बताया था, बार बार गलत होता है, एक समान नहीं करेंगे मूल्यांकन, क्योंकि बहुभाषिकता वाली कक्षा है, आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुसांस्कृतिक वाली कक्षा है, समावेशी कक्षा है, तो वहाँ पे एक समान मूल्यांकन नहीं करेंगे, सबको आप क्या है मूल्यांकन अलग अलग तरीके से करना होता है। संकल्प की बात अलग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बी हमारा सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा उसके बारे में अगर ध्यान चाहते हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं भैया कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, संरचना, क्या दिया है, संरचना मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन। और संरचनावादी का मतलब कहीं ना कहीं संरचनात्मक से बात हो रही है, संरचनावादी का मतलब कहीं ना कहीं संरचनात्मक मूल्यांकन से बात हो गई है, इसलिए ये यहाँ पे सही है। आइए अगला, जिसको लग रहा है स्पीड ज़्यादा है भैया स्लो करके अपना देख सकता है। इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षा असफल हो जाती है, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों में अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान ज्यों का त्यों रखें। बात सही है, अगर कोई चीज़ हम पढ़ाए हैं उसको हूबहू अगर वैसे रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्या ये असफलता का कारण बन सकता है। तो हम बच्चे को सिखाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं या समझाते हैं, कोई भी चीज़ बताते हैं, तो उससे मतलब आप पढ़ें, विकास क्या होता है भैया, आप अच्छे से पढ़ें ना, विकास क्या होता है, विकास कहीं ना कहीं क्या, विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं बच्चे को, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो उससे क्या करे, कई जगह यूज करे ना, उसको कई जगह यूज करे। तो क्या यहाँ कह रहा है कि शिक्षा सफल हो जाती है जब बच्चों को अपेक्षा की जाती है कि ज्यों का त्यों, जो पढ़ाएं उसी का बार बार अगर रिवीजन करेंगे, मतलब रिवीजन नहीं करें, मतलब बार बार एक ही चीज़ का बार बार अगर आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाए लिखने के लिए, बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार अभ्यास कराया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या है, असफलता महसूस होगी। सृजनात्मकता होने के लिए नए नए तरीके से क्वेश्चन को करना चाहिए और नए नए एंगल से देखना है, सोचने के लिए आप बच्चों को क्या करेंगे, मजबूर करेंगे। बालक के व्यवहार, बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ के आप उसके सामने ऐसी समस्या रखें ना जिससे बालक सोचने पर मजबूर हो जाए और एक ही क्वेश्चन को कई एंगल से देखने के लिए सोचे हो, तब उसके अंदर सृजनात्मकता की, तब उसके अंदर क्या है, सृजनात्मक वाले गुण आएंगे।
तो ये तो बात पहली सही है, कहीं ना कहीं असफलता कारण है अगर एक ही बात बार बार दोहराएंगे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था नेगेटिव बना था ना बार बार दोहराना। आगे आते हैं, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के लिए सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। अब इसमें पूछ रहा है जानकारी का पुनः उत्पाद बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। आप पूछ रहे भैया इसमें से क्या सही है ना। अब इसमें से ऑप्शन को आपको देखना है क्या सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। दोनों कहाँ सही भैया, दोनों कहाँ सही, बस एक तो सही है ना। ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अच्छा, ए और आर दोनों सही, ठीक है, सही व्याख्या करता है एक ही नहीं। ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही। ये कहने की बात हमको लग रहा है सही, इसको होल्ड करके रखते भी। एक ही व्याख्या नहीं कर पा रहा है आर अभी। ए सही है लेकिन आर गलत है। गलत कहाँ है भैया, गलत नहीं है, बस व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है। ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। हमारा एक ही ऑप्शन मिल रहा है, क्या है वो है ये तो पहले सही है। आप अर्थपूर्ण घोतक का मतलब समझ रहे हैं। अर्थपूर्ण घोतक कह रहा है पुनः उत्पाद बच्चों के सीखने। इसका इंग्लिश देख लीजिए थोड़ा सा, इसका इंग्लिश देख लीजिए भैया, आपको समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी देख लीजिए यहीं पे कह रहा है कि बोथ ए आर ट्रू। इसका अंग्रेजी में दिया ही नहीं है। अच्छा हाँ, रिप्रोडक्शन ऑफ, क्या दिया है, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ए मीनिंगफुल इंडिकेट ऑफ चिल्ड्रेंस लर्निंग। दूसरी वाली बात सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। जिसको तकलीफ है उस समस्या का समाधान खुद कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की भूमिका क्या होनी चाहिए। अरे भैया अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय होंगे तभी तो बात सही होगी। तो कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय नहीं, दोनों सक्रिय होने चाहिए भैया। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय, तो भी नहीं बात सही है। अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील होने चाहिए तब बात सही होगी। अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र, तो ये भी क्या हो गलत। यहाँ पे हमने बताया हर जगह कि ही जो होता है कहीं ना कहीं गलत होता है, तो हर जगह भैया नहीं गलत होता है। आपको देखना है कि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है। हमने ट्रिक में लिखवाया है कि ही आए, मात्रा है, केवल है, तो सब क्या होते हैं, गलत होते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको फोकस करना है ना, इस बात को ध्यान देना है कि ही किसके साथ लगा है, केवल किसके साथ लगा है और किस पे जोर दिया जा रहा है, इस पर आपको फोकस करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझा करिए कि वो किसके साथ जोड़ रहा है, किसके साथ नहीं जोड़ रहा है। यहाँ भैया क्या कह रहा है कि एक अध्यापक एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों, वो भिन्न वाला भिन्न नहीं है भैया, भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना करनी है। तो कैसे करें, मतलब समावेशी कक्षा की रचना करनी है, मतलब तो कैसे करेंगे। अभी समावेशी कक्षा भी हम कल ही आपको पढ़ाए थे कि आज ही पढ़ाएं अभी। तो समावेशी कक्षा को आपको अच्छी तरह पता है। अपनी उन उदाहरणों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहें। कूट में भैया, कूट में भाषा, कूट में ध्यान दीजिएगा। कूट में अब कहाँ आंसर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। कह रहा है कि अपनी उन अवधारणाओं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड करिए, समझिए क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए भैया। कुछ समझ में आ रहा है बात। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या होना चाहिए इसके बारे में हमको बताइए। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके, मतलब जो पहले की पूर्वाग्रह थी उस पर चिंतन करके जो बच्चे के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। पूर्वाग्रह पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। हाँ, जो पहले की पूर्वाग्रह है उस पर चिंतन करना है और उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है, तब क्या है बच्चों क्या होती हैं, समावेशी कक्षा वही कहलाएगी ना। पूर्वाग्रह को दूर करने की बात कहीं ना कहीं ये कर रहा है कि वो अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके कि जो पहले की अवधारणा उस पर चिंतन किया जाए समावेशी कक्षा में लाने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं बात सही लग रही है। अभी देखते हैं। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की ये भी बात सही है। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करना चाहिए। संस्थान में समानता की मूल्य संस्कृति पर बल देना भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया है। तो आप सोचेंगे नेगेटिव, लेकिन
किस पे नेगेटिव, किस पे फोर्स कर रहा है? संस्था में समानता। जब समानता रहेगी तभी भैया समावेशी होगी। समावेशी में क्या करना है कि समावेशी का सेंस ये है कि सबको एक समान देखना है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात हमको क्या है, सही लग रही है। छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकृत, मानकृत हमने बताया था गलत होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड किस में सही है? फर्स्ट और सेकेंड थर्ड किस ऑप्शन में सही है? तो कहीं कहीं पहले ऑप्शन भी हमको दिख रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन तो आप तुरंत कर सकते हैं। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीब सोचती है, मतलब अलग अलग तरीके से सोच रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें। आप किसी समस्या के बारे में कई एंगल से अगर देख रहे हैं, कई तरह से सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपसारी होगा। हमने बताया, क्या बताया आपको क्लास में, अपसारी होगा या तो क्या होगा, विश्लेषण। ठीक है, या तो क्या होगा, विश्लेषण, या तो होगा मुक्त अंत वाले प्रश्न। क्या होगा, मुक्त अंत वाले प्रश्न। और क्या हो सकता है, या तो आगमन हो सकता है। क्या हो सकता है, आगमन। ठीक है ना, ये जो विधि होती है आगमन विधि, मुक्त अंत वाले, विश्लेषण वाले, कहीं ना कहीं आपको क्या है, सृजनात्मकता के तरफ ले जाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत करती हैं, आपको क्या करके सीखने पे जोर देती हैं। चलिए आगे आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपके सामने। 10वां क्वेश्चन क्या है, फिर संरचना से देखिए, बहुत क्वेश्चन आ रहा। संरचनावादी, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य है। परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार से समझा जाता है? आपको परिप्रेक्ष्य नहीं समझ में आ रहा है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक है ना, अगर परिप्रेक्ष्य नहीं समझ में आ रहा तो आपको संरचनावादी अच्छे समझ में आ रहा होगा, बस संरचनावादी को पढ़ के रखिए। निष्क्रिय प्राणी नहीं, छोटे वयस्कों के रूप में, छोटे वयस्क, थोड़ा सा इसको होल्ड करिए भैया। तो अगला क्या कह रहा है, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने। भैया हम लोग दुष्ट हैं? बच्चे दुष्ट होते हैं? नहीं, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए हुए, उत्सुकता लिए हुए। हाँ ये हो सकता है, हमको कहीं ना कहीं ये लग रहा था, लेकिन ये छोटे वयस्कों के रूप में कह रहा है, तो हमको अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण को समझना है। ठीक है ना, तो उस संरचनावादी के अंदर आएगा। अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए हैं, मतलब हर एक चीज़ को जानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं संरचनावादी। अब प्याजे के अनुसार क्या होता है, बच्चा हर एक चीज़ जानना चाहता है। ठीक है ना, कुछ न कुछ चीज़ें पूछता रहता है आपसे, उसके अंदर हमेशा जिज्ञासा होती है जानने की, तो कहीं रचनावादी के अंदर, उसके अंदर आएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, बच्चे को असफलता के संदर्भ में, असफलता भी है, असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब कौन से ऐसे ऑप्शन है जो बच्चों को असफलता की तरफ ले जा रहा है? बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके अनुवंशिकी, अनुवंशिकी से नहीं होगा भैया। ठीक है, अनुवंशिकी थोड़ी डिपेंड करता है, आपका वातावरण भी तो डिपेंड करता है ना। हम मान रहे हैं कि बच्चे के अंदर जो भी क्षमता आएगी उसके माँ बाप से आएगी, जिन से आएगी। ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ें सभी अर्जित किए जा सकते हैं जब उसका इन्वायरमेंट मिलेगा तब। अगर एक लड़का है, उसके अंदर एक बच्चा है, उसके माँ बाप भले IAS PCS क्यों ना हो, भले IAS PCS क्यों ना हो, लेकिन बच्चे के अंदर तो सृजनात्मकता आएगी, मतलब उसके अंदर माँ बाप के गुण तो आएंगे, लेकिन वही गुण बाहर निकल के आएंगे जिसका इन्वायरमेंट मिलेगा। अभी हमने गेहूं का क्या है, अगर हमको गेहूं बोना है तो गेहूं का बीज हम बहुत अच्छा गेहूं का बीज क्यों ना लाएं? गेहूं का बीज हम बहुत ही महंगा अगर लाके क्या करेंगे, अगर उसे हम रेत में बो दें तो गेहूं अच्छा होने के साथ साथ इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, तभी अच्छी फसल होगी। उसी तरह बच्चा के अंदर कितनी ही क्षमता क्यों ना हो, अगर उसे करके सीखने के लिए, खोजने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसे क्या होगी, क्षमता दब जाएगी, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। आगे बढ़िए। बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, कहीं ना कहीं ये बात सही हो है, इसको होल्ड करिए कि अगर बच्चों की असफलता कारण बन सकता है अगर व्यवस्था द्वारा बच्चों पे ध्यान ना दिया जाए। अगर बच्चों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या असफलता कारण बन सकता है। अगर आपके विद्यालय में बच्चा आ रहा है, अगर आप एक अध्यापक हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चे को क्या है, उसके अनुभवों को वरीयता दें, और जो भी वो अपना ज्ञान, पूर्व ज्ञान लेके आए अपने घर परिवार से, उसको वरीयता दें और उसकी आवाज़ों को सुने कि क्या ज़रूरत है उसको।
अगर उसकी आवाज़ों को नहीं सुनेंगे, उसके अनुभवों को नहीं सुनेंगे, तो आप अपने शिक्षण विधियों को आगे कैसे लागू कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको सिखाना है, कुछ भी चीज़ अगर बताना है, तो बालक को उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर जोड़ के बताइए, तब उसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा और वो क्या है, लंबे समय तक उसको अस्थायी ज्ञान में जा सकता है। तो किसी को भी कुछ भी अगर भैया आपको समझाना है, कुछ भी अगर आपको बताना है, तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाएंगे। जैसे एनसीएफ कहता है, एनसीएफ क्या कहता है कि आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को जोड़ के क्या है, किताबों से जोड़ के पढ़ाना है। किताब में जो भी चीज़ें पढ़ानी है उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना है। अगर कहीं भैया स्पीड ज़्यादा लगती है, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर जिसको स्पीड लग रही ज़्यादा है तो क्या स्पीड कम करके देख सकता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो क्या है, आपको पता है गाँव में नेट नहीं चल रहा है। बाकी जब मैं था इलाहाबाद तो आपको प्रॉपर वीडियो मिल रहा था, यहाँ नेट की वजह से वीडियो नहीं मिल पा रहा है। तो स्पीड थोड़ा आप कम करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। स्पीड कम होने वाली नहीं है, जिसको तकलीफ हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आप स्पीड कम करके देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में, क्या भैया, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा देगी। अर्थपूर्ण मतलब क्या समझ में आपको, बेहतर तरीके से अधिगम को कैसे बढ़ावा दे। अधिगम मतलब समझ रहे हैं ना भैया, सीखने के लिए। अधिगम क्या होता है, सीखने के लिए बेहतर क्या कर सकती है। अभ्यास द्वारा अगर भैया बार बार एक ही चीज रटवाएंगे, बार बार एक ही चीज दोबारा रिपीट करेंगे, तो बच्चे के अंदर सृजनात्मकता आएगी। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है भैया कंपटीशन। अगर बच्चों में कंपटीशन कराएंगे, तुलना करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भी अच्छा नहीं है। अच्छा, विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध। अभी देखिए एनसीएफ की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं यही पॉइंट थी अभी। अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना, दंड देना, डांट फटकार के रखना, भय वातावरण, ये सब हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। आप अच्छे से पीछे देख लीजिए। आइए क्वेश्चन भैया 29 क्वेश्चन है आप लोग के। आज मैं मैथ और साइकोलॉजी कर रहे हैं अभी फिलहाल, फिर आपको क्या है अगले टाइम, मतलब इस नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके बाद ईवीएस, मतलब आपका जो एक पेपर है दो वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। 30 क्वेश्चन, मतलब आपका 30 क्वेश्चन एक वीडियो में, 30 क्वेश्चन एक वीडियो में, लगभग 60 से 80 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। तो दो वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, आधे घंटे को लेकर, चाहे 45 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रतियों के साथ संबंध स्थापित करना चाहती है। क्या भैया, गणित पढ़ा रही है, मैथ में आगे गणित पढ़ा रही है, विज्ञान पढ़ाते हुए, मतलब विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते क्या है, गणित के संप्रतियों के साथ संबंध स्थापित कर रही है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या कहलाता है। हमने आपको बताया कि जो गणितीय होती है तार्किक सोच पे विकसित होती है। एनसीएफ कहता है कि बालक के अंदर गणितीकरण करना है। आपको भैया महारथी नहीं बनाना है, आपको बस जोड़ घटाना गिनती पढ़ा बस सिखा देना है प्राथमिक स्तर पे, तर्क वितर्क बालक कर सके। हमने कहा कि जो गणित है ये सभी विषयों में जा सकती है, लेकिन गणित क्या है, गणित का जो है सभी विषयों में समावेशन किया जा सकता है, लेकिन सभी विषयों को गणित में समावेशन नहीं किया जा सकता। गणित एक तरह से क्या है, विज्ञान ही है। गणित क्या है, एक तरह से विज्ञान है। सृजनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप परीक्षण निरीक्षण इसमें भी होते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि गणित विषय का सभी विषयों में समावेशन किया जा सकता है, लेकिन सभी विषयों को गणित में समावेशन नहीं किया जा सकता। एक बात ये याद रखनी है कि गणित क्या है, एक तरह से विज्ञान ही है, या विज्ञान एक तरह से गणित ही है। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए क्या कर रहा है। अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। होल्ड करिए थोड़ा सा। तो इसको स्थानांतरण मतलब ये कर रहा है कि एक जगह सीखा हुआ ज्ञान कई जगह काम आए, ठीक है। ज्ञान के अर्जन में रुकावट, गलत बात। अर्जन में रुकावट कहाँ कर रही है, बढ़ावा देने की बात कर रही है। अधिगम में रुकावट, फिर यहाँ पे रुकावट से ये गलत हो गया। छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देना। हमने बताया भ्रांतियां मतलब होता है कंफ्यूजन। भ्रांतियां मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा करना। अगर बच्चे के अंदर कंफ्यूजन हो गया, भ्रम हो गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को अगर क्लियर उसको नहीं बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो असहाय हो जाएगा, असफल हो जाएगा, अधिगम अच्छे से नहीं होगा उसके अंदर। तो आप बच्चे के सामने जो भी समस्या रख रहे हैं ना, पूरी तरह रखिए उसके, ताकि वो समझ सके उसे। अगर टुकड़ों में बांट के रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए तकलीफ होगी। अगर आप ही के सामने टुकड़ों में रखा जाए कोई समस्या, तो आप समस्या को समझ ही नहीं पाएंगे, तो सॉल्व कहाँ से करेंगे। तो बच्चे के सामने हमेशा क्या, पूर्ण आकृति रखनी है, मतलब पूरा समस्या सामने रखना है। तो यहाँ एक ऑप्शन मेरा बच्चा, तो क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमारा 14 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि ये जानकारियां किस स्मृति स्तर में संगठित हो रही हैं।
ये जो जानकारी आपको दी गई है ये किस स्मृति स्तर में क्या हो रही है, संगठित हो रही है। ये कह रहा है बाइक की सवारी कहीं ना कहीं करके सीख रहा है। धुले कपड़ों को तह करके रखिए, मतलब धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, मतलब जो धुला हुआ कपड़ा उसको तह करके रखना है, तो कहीं ना कहीं करके सीख रहा है, अच्छी बात है। 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, ये भी कहीं ना कहीं करके सीख रहा है। तो भैया हमने बताया था कि बच्चे को गतिविधि से जोड़ना है। जब बच्चे करके सीखते हैं तो उनके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक अस्थायी होता है। अगर कोई काम हम करके सीखते हैं तो वह लंबे समय तक के लिए क्या होता है, अस्थायी होता है। जब कोई चीज लंबे समय तक अस्थायी होती है उसको दीर्घ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दीर्घ कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पे बी सही हो जा रहा है, दीर्घ अवधि स्मृति। हमको वही चीज लंबे समय तक याद रहती है, या याद रहती है लंबे समय तक जो क्या है हम करके सीखे रहते हैं। आप खाना बनाते हैं तो आप भले 10 साल 20 साल बीत जाए फिर भी आप खाना बना लेंगे। तो जो चीजें हम करके सीखते हैं वो लंबे समय तक हमारे क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, डिफिनेशन रट के रखते हैं भैया, डिफिनेशन रट के रखते हैं, इसलिए हमको लंबे समय तक अस्थायी नहीं रहता है। लेकिन जब हम उसको प्रयोग करते हैं, प्रयोगात्मक होता है। जब बच्चे से कहा जाए कि अपने आसपास की चीजों के पत्तियों को इकट्ठा करके लाओ, जब पत्तियों को इकट्ठा करके लाता है तब आप बताते हैं कि किस पेड़ की पत्ती है, तब उससे ज्यादा ज्ञान अर्जित होता है और वो लंबे समय तक के लिए अस्थायी होता है। अगर कहीं फोटो में दिखा जाए कि नीम की पत्ती है, ये पेड़ का मतलब ये आम की पत्ती है, अमरूद का पत्ती, तो ज्यादा दिन तक उसके ज्ञान में अस्थायी नहीं रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने में सही नहीं है। बच्चों के त्रुटियों में समझने के लिए सही नहीं है, मतलब आपको नेगेटिव सेंटेंस ढूंढना है। देखिए भैया ग्रेड दे दिया यहाँ पे, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करता है, यह नेगेटिव सेंटेंस है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणा समझ से अवगत कराना, शिक्षक को छात्रों की अवधारणा समझ से अवगत कराना, कहीं ना कहीं ये बात अभी सही लग रही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा। हाँ, हमने आपको डेली आपको क्लास में बताते हैं कि त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। बच्चे त्रुटियां करके ही सीखते हैं। भैया आप साइकिल चलाना एक ही बार में नहीं सीख गए होंगे, पता नहीं कितनी बार साइकिल चलाने के लिए आप गिरे होंगे साइकिल से नीचे। आप जब बच्चे चलना सीखते हैं तो आप उंगली पर ही चलाना सिखाते हैं ना, पता नहीं कितनी बार बच्चे चलने के लिए गिरे होंगे। तो मतलब अधिगम कह रहा है कि मतलब कब कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। अगर गलतियां आपसे हो रही हैं तो जरूर आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, वहां पे सीख रहे हैं। तो गलतियां क्या है, अधिगम का स्वाभाविक रूप कह सकते हैं, ये भी बात सही है। अच्छा, यह बच्चों की सोच में अंतर्दर्शी प्रदान करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला गलत है तो गलत वाला हमारा सही हो जाएगा और सही वाला हमारा सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला हमारा कह रहा है शिक्षक की अपनी विद्यार्थियों से अपेक्षा या उपेक्षा। देखिए भैया क्लास में हमने बहुत अच्छे समझा हुआ है। अगर जितने लोग भी क्लास किए होंगे ना, जितने भी थ्योरी क्लास किए होंगे, पेडागोजी बिल्कुल एकदम हवा लग रही होगी, सच बता रहा हूं। क्योंकि हमने क्लास में एक ही थ्योरी को कई एग्जाम्पल से समझाया था आपको। एक ही थ्योरी को हमने आपको वाइफ का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, माता का एग्जाम्पल दिया, कहीं ना कहीं क्या है, हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लिए जो आपकी व्यवहारिक से जुड़े हुए हैं, जो आप डेली रूटीन लाइफ में कर रहे हैं। अगर वहां से जोड़ के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। इसने क्या कहा कि शिक्षिका की अपने विद्यार्थी से अपेक्षा। अपेक्षा भैया हम अपेक्षा मतलब होता क्या है, उपेक्षा नेगेटिव, अपेक्षा मतलब होता है और उपेक्षा दो चीजें होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उनमें अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, सही है, ये बातें कहीं ना कहीं भी सही लग रही है। कह रहा है क्या, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं अपेक्षाएं। अच्छा, अगला कह रहा है, अब कह रहा है अपेक्षाएं या अपेक्षाओं का विद्यार्थियों के अधिगम पे कोई असर नहीं पड़ता है। भैया ऐसे कैसे, जब अध्यापक पढ़ा रहा है तो आपसे तो उसके पढ़ाने से कुछ तो आपके अधिगम में असर पड़ेगा। तो किस लिए पढ़ा रहा है जब उस पर असर नहीं पड़े आपके ऊपर। तो अगला देखिए, विद्यार्थी के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का, ला भैया ये कह रहा है किसी प्रकार का क्या है, प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्यार्थी के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा भैया, हमने कहा कि जब आप अधिगम करते हैं, जब कोई चीज सीखते हैं नई चीज, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आना ही आना है। अगर आप चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं किसी से,
तो अगर जब तक आप शिक्षा का अभाव है आपके अंदर, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, तब तक ऐसी गलती आप स्वाभाविक रूप से करेंगे। अगर आपको अभाव नहीं होगा, अगर आपके अंदर नैतिकता आ जाए, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिकता हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया आपको। अगर आपके अंदर नैतिकता है कि माँ बाप के प्रति या अपने से बड़े के प्रति कैसे आपको बात करनी है, कैसी विचारधारा आपकी होनी चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, तो कहीं न कहीं क्या है, आप सही रास्ते पर जा सकते हैं। अगर आपके अंदर नैतिकता का अभाव है तो कहीं न कहीं डायरेक्शन आपका गलत हो सकता है। और नैतिकता कहाँ से आती है भैया? नैतिकता वो चीज़ है जो समाज ने निर्धारित किया हो, या माँ बाप के द्वारा निर्धारित की गई हो, या तो जो कानून सत्ता समाज में जो लोग रह रहे हैं जो उनके द्वारा निर्धारित की गई हो, उसके जो दायरे होते हैं उसको मानना पड़ता है आपको। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धार है, हमने कहा कहीं केवल का सेंस आएगा। देखिए यहाँ केवल का इसलिए गलत हो गया, यहाँ नहीं है इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे भी संबंध नहीं इसलिए गलत हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो हमारा इकलौता ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल केंद्रित भैया बहुत अच्छे से हमने बताया कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन द्वारा किया जा सकता है। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन द्वारा। अब बाल केंद्रित पकड़िए ना भैया, बाल केंद्रित क्या होती है? हमने बताया बाल केंद्रित वह शिक्षा होती है जिसमें बालक के रिस्पेक्ट में, जिसमें बालक के रिस्पेक्ट में या बालक को केंद्र में रख के उसके रुचि के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार आपको ज्ञान देना है, उसके रुचि के अनुसार पढ़ाना है। अगर बच्चे के अंदर रुचि नहीं है तो आप उसको कितना भी पढ़ाइए, उसको याद या कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बालक के रुचि के हिसाब से पढ़ाना क्या कहलाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा। और शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या होती है? शिक्षक के अनुरूप चलती है। यह कह रहा है विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय प्रतिपुष्टि। अच्छा, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित, गलत बात। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के रुचि के अनुसार पढ़ाना है, बालक का जिस सब्जेक्ट में रुचि है या जो उसका मन करे उसके अनुसार पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं क्या प्रोत्साहित कर रही है। बारंबार परीक्षा, अगर भैया 75 बार अगर आप क्वेश्चन मतलब बार बार अगर परीक्षा आप ले रहे हैं तो उससे क्या बालक के अंदर सृजनात्मक सोच आएगी? नहीं। तो बार बार परीक्षा नहीं, यहाँ पे भय भी लिखा है। देखिए अगर बच्चा डर गया, अगर आपके क्लास में बच्चा डर रहा है, भयभीत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर जो भी भ्रांतियां होंगी, जो भी मतलब उसके अंदर जो भी कंफ्यूजन होंगे, जो चीजें उसे नहीं समझ में आ रही है, वो आपसे नहीं पूछेगा। क्या करेगा बच्चा? आपसे नहीं पूछेगा। तो आपको जो है कि ऐसा माहौल अपने कक्षा का बनाना है जिसमें बच्चा क्या स्वतंत्र महसूस करे और आपसे खुल के बात कर सके और अपने विचारों को आपके सामने रख सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपको अनुभव ये लगेगा, आपको ये पता चल पाएगा बच्चे क्या चीज़ नहीं सीख पाए और क्या चीज़ सिखानी है। अगर जो चीज़ नहीं सीख पाए उसको किस तरीके से सिखाया जाए। अपने शिक्षण विधियों में अध्यापक चेंज करेगा और उसको नई तरीके से सिखाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें कब पता चल पाएगी सर? जब क्या करेंगे, बच्चों की आवाज़ों को आप सुनेंगे तब समझ पाएंगे। अब बच्चे जो चीज़ कहना चाह रहे हैं, क्या पता उसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई अवधारणा नहीं समझ में आ रही है, तो आपसे पूछना चाह रहा है, लेकिन आप डांट के बार बार बैठा दे रहे हैं, तो क्या होगा? न सुन पाएंगे उसकी समस्या, न उसका आप समाधान कर पाएंगे। तो जब उसका समाधान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं असफलता का कारण बन जाएगा। आइए आगे। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे में कंपटीशन की भावना नहीं करना है आपको। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन। देखिए ऊपर साफ साफ लिखा है। तो अगर प्रतिस्पर्धा आपको ना समझ में आए तो ऊपर साफ साफ इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है? कंपटीशन। अगर बच्चे के अंदर कंपटीशन वाली भावना आ गई तो एक दूसरे में क्या है, वो लड़नेंगे, तुलना करने लगेंगे। तो कंपटीशन की भावना नहीं लानी बच्चों के अंदर। चलिए अगला, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आगे। इस क्वेश्चन में देखिए भैया कूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई एनईपी है ना, एनईपी 2020, उसके बारे में बात कर रहा है, क्या प्रभावित करती है। ये कह रहे विद्यालय की पाठ्य पुस्तक में कटौती। सही बात है कि जो नई शिक्षा नीति लागू की है, अब पहले क्या करते थे कि पहले सामाजिक विज्ञान की अवधारणा चलती थी प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति के द्वारा। प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति के द्वारा 1975 में जो आया था एकीकृत उपागम, उसने उस समय ये बताया, जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये बताया कि भैया सामाजिक विज्ञान की अवधारणा लागू किया उन्होंने। आप देखेंगे जब आज आप बीटीसी चाहे बीएड कर लिए हैं तो आप अधिक से अधिक 22, 23, 24, 25 साल के होंगे, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जिस समय आप 3 और 4 में पढ़ते थे तो सब किताबें अलग अलग थीं। सामाजिक विज्ञान अलग, नागरिक शास्त्र अलग, ठीक है ना, स्काउट गाइड अलग, उसके बाद नैतिक शिक्षा अलग, कृषि विज्ञान अलग। तो ये सामाजिक विज्ञान की अवधारणा चलती थी। उस अवधारणा के समय में ये होता था कि बच्चों को अलग अलग किताबें पकड़ा दी जाती थी।
जिसको उन्होंने क्या मानते थे बच्चे, बोझ का कारण मानते थे, बैग ढोने के डर से स्कूल जाना बंद कर देते थे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को असफलता, शिक्षा में असफलता इसको भी माना गया, कहीं ना कहीं बोझ बन जाता था क्या, किताब। तो जो ऋषि केश सेनापति थे वो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा पहले लाए थे, अब उसको बंद किया गया है। अब जो एनसीएफ यशपाल समिति द्वारा तैयार किया गया है 2005 वाला, उसके अनुसार अब चल रहा है ईवीएस। क्या चल रहा है भैया, पर्यावरण की अवधारणा चल रही है। और पर्यावरण की अवधारणा में यह कहा गया है कि पर्यावरण के अंदर ही सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी आपकी। तो देखेंगे पर्यावरण के अंदर ही सारी सब्जेक्ट आपकी कंबाइंड है, उसमें साइंस की बात कहीं ना कहीं की गई है, कहीं ना कहीं जीके की बात की गई है, कहीं ना कहीं क्या है जीएस की बात की गई है। तो कहीं सब चीजों को उसमें मिक्स करके चल रहा है, तो जिससे बच्चे के अंदर क्या है थोड़ा भार भी कम लगेगा और एक ही जगह बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे बात आती है एनसीएफ, आपको याद पता होना चाहिए। तो जो एनसीएफ, देखिए एनसीएफ जिसको याद है भाई साहब, जिसको पहले एनसीएफ याद है, तो जो एनईपी का क्वेश्चन आएगा ना, एनईपी के अंदर ही एनसीएफ होता है, इस बात को याद कर लीजिए आप लोग। एनसीएफ जो है एनईपी के अंदर आता है, एनईपी अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके अंदर एनसीएफ आते हैं, इसके अंदर आरटीआर आएगा आपका, आरटी 2009। तो आप इस बात को याद रखिए, जो एनसीएफ वाले जो आंसर है एनपी भी उसमें आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको चाहे एनसीएफ से क्वेश्चन आए या एनईपी से आए, आप दोनों को एक ही समझ के भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर सही जाएगा, अगर व्यवहारवादी वाले क्वेश्चन होंगे तब। चलिए, पहला कह रहा है ऑप्शन, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, कटौती, तो कुछ न कुछ कटौती हो गई है। कटौती में क्या हुआ भैया कि जो पर्यावरण की अवधारणा, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा थी, अब किसमें हो गई है, पर्यावरण की अवधारणा। सही है। अगला कह रहा है विद्यालय के पाठ्यचर्या के लचीला में वृद्धि, लचीलेपन। तो कहीं ना कहीं हमारा पाठ्यचर्या क्या है, लचीलापन है, बात सही है भी। रटन, अच्छा रटन अधिगम को महत्व देना, एनसीएफ क्या कहता है भैया, रटन प्रणाली से मुक्त करना है, ना कि इस पे महत्व देना है। तो कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये भी बात क्या है हमारी, सही है। विवेचनात्मक मतलब समझ रहे हैं भैया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सृजनात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक, सारे क्या होते हैं, विवेचनात्मक मतलब ये हो गया। तो हमारा क्या सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ। देखिए किस ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कहीं ना कहीं ऑप्शन सी में हमारा दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। चलिए अब आइए 29, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप देख के घबराइए मत, कुछ है नहीं। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है आसानी उतनी होती है पेडागोजी में। कह रहा है कक्षा फर्स्ट, मतलब कक्षा 1 की बात कर रहा है। गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। क्या दिया भैया परिचय, कार में 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे भैया कार में, कार में 4 बच्चे हैं। फिर एक बच्चा बाहर निकल गया, मतलब एक बच्चे को माइनस कर दिया। ठीक है, कार में कितने बच्चे बचे, 3 बच्चे। आप पूछ रहा है कि उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे संवर्धन के रूप में, हमने भैया संवर्धन बहुत अच्छे से पढ़ा है, आज भी आप लोग को समझाया हमने। संवर्धन क्या होता है कि जब मार्केट में कोई वस्तु हम डेली खरीद रहे हैं, हम अभी गए मोबाइल लेने, मोबाइल अगर आज हम पता करके आएंगे भैया 1250, 650, चाहे 2000, चाहे 10,000, आज हम गए मार्केट में मोबाइल का रेट पता करके आए 10,000, कल हम 10,000 लेके गए मार्केट में मोबाइल खरीदने के लिए, लेकिन उसका रातों रात दम बढ़ के हो गया क्या 12,000। तो उसे क्या कहेंगे, संवृद्धि। क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं, मोबाइल वही है लेकिन प्राइस में क्या हो गया डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं 1 किलो चीनी डेली हम 11 रुपये में ला रहे हैं, चाहे 15 रुपये में ला रहे हैं, चाहे 50 रुपया में, लेकिन नेक्स्ट दिन गए तो चीनी तो 1 ही किलो थी लेकिन उसके दाम में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो उसे कहेंगे संवर्धन। क्या कहेंगे, संवर्धन। तो यहां माइनस का सीएन आ रहा है, संवर्धन का नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। बच्चे समुच्चयन के रूप में जोड़ा की समझ कर रहे हैं। समुच्चयन भैया हम आपको बताएं कि 5 टोकरी का फल एक का टोकरी मिला दो, क्या आ जाएगा, समुच्चयन। कई टोकरी का फल एक ही टोकरी मिला दिया तो क्या हो जाएगा, समुच्चयन। मतलब कई क्लास को एक ही क्लास में समाहित कर लिया तो क्या हो जाएगा, समुच्चयन। मतलब कई चीजों को एक चीज में मिलाना कहलाता है समुच्चयन। तो यहां तो हम माइनस करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव। हम क्या करें भैया, घटाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सेंस सही है तभी इसको रोकते हैं। बच्चे संवर्धन और न्यूनकन को तो ये भी गलत है, हमारा एक ही बच रहा है ऑप्शन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घटाव की बात की गई है। आइए 10 क्वेश्चन और बचा है, बस बनने रहिए अपनी, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन और बचा है आपको। ये देखिए क्या कर रहा है, गणित में अच्छे से पढ़िएगा, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। ये क्या कर रहा है भैया,
इसमें बोला है कि गणित की पदानुक्रम प्रकृति एक अवधारणा तर्क संगत संरचित और संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? अच्छा, व्याख्या कौन कर रहा है इसके देखते हैं। ये कह रहा है योग की अवधारणा को निर्माण के बाद योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन सिखाते हैं। हाँ, बात तो सही है, योग के बाद ही गुणन सिखाया जाता है। ये कह रहा है योग और गुणन पृथक अवधारणा है। योग और गुणा पृथक है? नहीं भैया, दोनों तो समानती है, क्योंकि 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होगा, 5 दूना के 10 होगा, तो कहीं कहीं दोनों समार्थी है। गणित अवधारणा का मूल्यांकन केवल योगात्मक है? गलत, केवल योगात्मक क्यों है, गुणात्मक भी तो है। कह रहा है ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। कह रहा है संख्या ज्ञान का विकास मतलब संख्या का जो विकास है वो व्यवकलन की अवधारणा से पहले। भैया ये भी गलत है, पहले गिनती जनबन करवा तो जोड़ घटाना गुणा भाग किसी जान जीवा, तो सबसे पहले गिनती सिखाई जाती है, उसके बाद चाहे जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी सिखाया जाए। तो यहाँ पे एक हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा कूट वाला है भैया, ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़ लेते हैं। उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी, ध्यान दीजिए, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी मतलब लड़कियों, गर्ल की बात कर रहा है, लड़कियों की भागीदारी छात्रों की तुलना मतलब बॉयज की तुलना में कम है। इसका कारण क्या है? मतलब पूछ रहा है कौन सा भैया ऐसा कारण है कि जो ऊपरी कक्षा में लड़कियां गणित कम पढ़ रही हैं और लड़के ज्यादा, क्या कारण है? छात्रों की तुलना में पुरुष छात्र से बेहतर होते हैं? कहीं बेहतर नहीं होते, आजकल की लड़कियां भी पढ़ने में बहुत तेज हैं। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्र के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं है। नहीं, गणित कहाँ इतना कठिन है भैया। आगे चलते हैं। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षा जेंडर पर आधारित है। भैया क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कूट वाला है। सामाजिक और शिक्षक की अपेक्षा जेंडर पर आधारित है। पहला क्या है, छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित बेहतर है, पुरुष छात्र गणित में बेहतर है। नहीं, हमको तो बस भैया सी लग रहा है सही यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है, जरा ऑप्शन देख के बताइए। तो मुझे तो लग रहा है सी सही है, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है। कहीं ना कहीं सी हमको सही लग रहा है पूरी तरह से। और आप लोग को क्या लगता है? सी हमको सही लग रहा है, तो मैं तो चाह रहा हूँ आगे चलूँ, ठीक है ना। हमारे हिसाब से भैया सी क्या है, सही है। कहीं ना कहीं क्या है, जो जेंडर पक्षपात है, जो पहले की जो अवधारणा बनी है ना कि केवल लड़के ही गणित सीख सकते हैं, लड़कियां गणित नहीं सीख सकती हैं, ये हमारे मन मस्तिष्क में क्या हो गया है, धारण हो गया है। ये हमारे क्या होता है, मन मस्तिष्क में धारण हो गया है। मन मस्तिष्क में वही चीज़ धारण होती है जो हमारे आस पास क्या है, हमेशा होती हैं। जो हमारे आसपास या जो हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं, वो जिसको हम बार बार देखते हैं, वो क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उसको हमारे मन मस्तिष्क में वो धीरे धीरे धारण हो जाती हैं, वो मानसिकता में चली जाती हैं, जिससे अगर हम चाहते भी हैं तो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आसपास उतना नेगेटिविटी फैली होती है। वो किसके द्वारा, समाज के द्वारा या शिक्षक के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि यहाँ पे केवल क्या है, केवल सी। आइए अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है भैया, ये भी कोट वाला है। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक? अच्छा, कौन सा सहायक नहीं है, नेगेटिव ढूंढना आपको। कक्षा का अवलोकन सही है, मौखिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण ठीक है, छात्रों का लिखित कार्य ये भी सही है, संचय और अच्छा छात्रों का लिखित कार्य क्या पूछा, अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति। अच्छा अगला देख रहे हैं, ये भी तो सही लग रहा है हमको, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। आपको नेगेटिव पूछा है, संचय और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ठीक है, ये भी सही है। आप बात आती योग्यता परीक्षण, ये हमको लग रहा है गलत। आपको क्या है भैया, योग्यता परीक्षण गलत होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस यही है, परीक्षण नहीं लेना भैया। परीक्षा लेना क्या है, परीक्षा थोड़ी होता है। आप तो आकलन कर रहे हैं ना, आकलन हम इसलिए करते हैं बच्चे को जान पाए कि बच्चा क्यों नहीं सीख पाया। जो चीज हम सिखाएं उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं, हम इसलिए आकलन करते हैं, ना कि फेल पास करने के लिए। तो योग्यता परीक्षण नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा सी सही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी ई सही होना चाहिए, जो दिया है ऑप्शन डी में। 25वां क्वेश्चन देखिए भैया, चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करिए आप लोग।
क्या कह रहा है कि सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है। इसका अर्थ है गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है। ठीक है, बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो अभिभावकों का है नहीं भैया, अभिभावक थोड़ी का बस उन्हीं का उत्तरदायित्व कि गणित जो कि अध्यापक पढ़ाएं, अरे अभिभावक पढ़ाएं। घर पर अगर माता पिता ही पढ़ाने वाले होते हैं तो बच्चे को विद्यालय क्यों भेजा जाता है। घर और वातावरण में प्रचुरता में घर एवं वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये बात सही लग रही है, क्योंकि उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ के वो पढ़ाना है, तो गणित पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हमको उसको घर पे होगी। ठीक है, गृह कार्य से ये गलत हो जाएगा। अधिगमकर्ता के गणितीय कौशल में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक, आप होम ट्यूशन लगवाने की बात कर रहा है, क्या लिख रहा है होम ट्यूटर। अगर होम ट्यूशन ही पढ़ाना होता है तो स्कूल में भैया क्यों भेजा जा रहा है, और स्कूल में भेजा जा रहा है तो आप अध्यापक है तो आपको कर्तव्य क्या है कि जब उसको घर पे ट्यूशन नहीं लगानी पड़ रही है तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, भी सही हो जाएगा। ज़्यादा बात नहीं करते। जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न, हाँ, जब बच्चे को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। मतलब जब उनके शाब्दिक प्रश्न दिया जाता है ना तो क्या करते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, सोचते हैं कोई ऐसा बता दे जिसको हम जल्दी से सॉल्व कर लें, तो टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया मतलब क्या इसमें करना है तो मैं इसको हल कर दूंगा। बच्चे शाब्दिक प्रश्न को पसंद नहीं करते हैं, नहीं भैया पसंद करते हैं, बच्चे शाब्दिक प्रश्न को पसंद करते हैं, लेकिन बस बात ये वो समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे। आप देखेंगे ना जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हैं लोग, लेकिन जब शाब्दिक क्वेश्चन आते हैं, जो व्यवहार वाले क्वेश्चन आते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे, कौन सी इसमें इसके पीछे क्या अर्थ छिपा है, इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है कि गुणा करने के लिए कह रहा है कि घटाने के लिए कह रहा है कि भाग करने के लिए कह रहा है, यही नहीं समझ पाते हैं। वो क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों, कहीं ना कहीं वो पढ़ नहीं पाते हैं या उसके पीछे की अवधारणा को नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों को दुर्भीति होती है, दुर्भीति। ठीक है, बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी है। हाँ, ये बात सही है, उनके अंदर क्या है, स्किल नहीं है कि उस चीज़ों को समझ सकें। और क्या है, बच्चे में आलसी प्रश्न, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इन दोनों की बात है। इसमें हमको सबसे बेहतर क्या लग रहा है, ये लग रहा है परिज्ञान कौशल की कमी होती है। ठीक है, कंप्रीहेंशन स्किल उसकी कम होती है, वो समझ नहीं पाता है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन तो कूट वाला है, आपको दिमाग लगाना है। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति, प्राथमिक कक्षा पे क्या करना है भैया, प्राथमिक कक्षा पे ज्यामिति, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति नियमित आकृतियों पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें यादृश क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ओफो, इसको आपको क्या करना है भैया, एक सीरीज में रखना है। पहले क्या होगा इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले किसको रखा जाए। चलिए आप पढ़िए। पहला है कि छात्र में आकृति के विशिष्ट लक्षणों की खोज। अच्छा, अगला कह रहा है छात्र अपने आसपास की द्विक आयामों वाली वस्तुओं को चित्रित। ठीक है, छात्र को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कटआउट दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इनके एक साथ समान दृश्य दिखने वाले। अच्छा, कहीं ना कहीं भैया वे वेन हिले, और ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं ये वेन हिले और उसके साथ साथ एल्पस थ्योरी से जोड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, अगर वेन हिले की बात की जाए तो वेन हिले में क्या होता है, चतुष्कीकरण में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चों क्या साकार वस्तु दिखाई जाती है ना। तो साकार वस्तु दिखाई जा रही है तो कहीं ना कहीं ये बात आएगी, तो पहले ऑप्शन पे तुमको लग रहा है ये हो जाएगा, अगर साकार वस्तु दिखाएंगे तब, अगर वेन हिले से चलेंगे तब ना, पहले स्थान पे हो जाएगा। अब बात आती है दूसरे पे, जब उसको दिखावट के आधार पे मतलब उसके पहचान गया तो कहीं ना कहीं ये भी बात, अरे छात्र भिन्न भिन्न आकृतियों को विशिष्ट लक्षणों के लक्षण तो नहीं, पहले दिखावट के आधार पहचानेगा ना। तो क्या करे, वर्गीकरण करेगा तो लास्ट में आपको वर्गीकरण करेगा औपचारिक में, ठीक है ना, अनौपचारिक औपचारिक में आपको लास्ट में जाके वर्गीकरण करेगा। तो कहीं ना कहीं सी के बाद हम देख सकते हैं कि छात्र अपने आसपास की द्विक आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करेगा। ये दूसरी बात ये हो सकती है, पहले साकार वस्तु दिखा,
फिर अपने आसपास द्विक आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करेगा, ठीक है ना। पहले उसको साकार वस्तु दिखाएंगे एल्पस थ्योरी के अनुसार, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके भाषा के अनुसार समझाएंगे, उसके अपने भाषा से क्या है उस वस्तु के बारे में बताएंगे, फिर लास्ट में उससे संबंधित पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या होगा यहाँ से, अब इसके बाद बचा ए और डी। तो यहाँ पे क्या करेगा, लक्षणों की खोज करेगा, तो खोज करेगा और यहाँ पे क्या कर रहा है, नामों के अनुसार वर्गीकृत करेगा। छात्र लक्षणों या लक्षण बात किया है और यहाँ पे क्या कर रहा है, लक्षणों की खोज करेगा या लक्षणों के नाम से। तो खोज पहले करेगा, फिर उसके बाद उसके नाम से उसे क्या करेगा, चिन्हित करेगा ना। तो पहला देखिए कहाँ कहाँ दिया ऑप्शन में, ध्यान दीजिए, CBA, CBAD, CBAD, कहीं ना कहीं हमको इसमें दिख रहा है CBAD। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर क्या दिया है। ये भी कोट वाला दे दिया है, कोट वाला। कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। रंगीन मोती का भैया प्रयोग किया तो कहीं ना कहीं दृश्य वाले की चीज के प्रयोग किया। किसका, दृश्य का प्रयोग किया, जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्र में निम्न में से किसको विकसित करता है, अनुमान लगाना, ठीक है। मार्ग दृश्य वाला तुमको पहले दिखला, ठीक है। निरूपण, दृश्य करने के बाद आपको क्या करना है, आप दिखा दिए कि ये भैया क्या है, रोटी है। फिर इसके बाद यहाँ कुछ और दिखा दिए, फिर उसको जोड़ने के लिए कहेंगे तो कहीं ना कहीं निरूपित करेंगे। तो बी के बाद कहीं ना कहीं सी होना चाहिए, सही विकल्प। अच्छा, ए है अनुमान। अनुमान नहीं लगाना भैया, आपको क्या पढ़ाना है, योग पढ़ाना है। तो योग पढ़ाने के लिए, निरूपित करने के लिए सिंबल चाहिए, रिप्रेजेंटेशन, मतलब किससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बी और सी होना चाहिए। किसी में है क्या, बी और सी भी आपका सी में दिख रहा है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको पढ़िए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा से प्राथमिक कक्षा में छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ठीक है। केवल ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल से भी गलत हो जाएगा, ड्रिल नहीं केवल से गलत हो गया। सी क्या है, सी कट गया है क्या, सी कट गया है। कह रहे मेंटल कंप्यूटेशन स्किल इनकरेज द यूजेस ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टेज। तीसरा भी कट गया है, यहाँ पे पहला हमारा क्या होगा, सही होगा इसके अनुसार, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग का सपोर्ट ऐसे मिलता रहा तो कंटिन्यू क्या मैं प्रैक्टिस करता, आपको प्रैक्टिस डेली दूंगा। अगर सुबह शाम दोनों टाइम करते रहेंगे तो 500-700 क्वेश्चन भी हम पढ़ लेंगे, तो समझ लिए कि हमारा स्किल बहुत चला जाएगा। और केवल हम पैडागोजी तो पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर पैडागोजी के साथ साथ आप जो है कि थ्योरी पढ़ा दीजिए, तो वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन थ्योरी में क्या है, थ्योरी आप कर ले जाएंगे, दिक्कत है पैडागोजी की। तो पैडागोजी के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।